हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर समझने वाले हैं जो हम लोग पिछली वाले वीडियो में समझ रहे थे सिंथेसिस के कुछ पढ़ने से पहले कुछ रूल्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे सिंथेसिस के को पढ़ने से पहले हम लोग ने जो बातें करी थी पिछली बार कि हम लोग सिंथेसिस पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पिछली वाली वीडियो में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे एडजेक्टिव क्या है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है, हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आज हम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा ये ख़त्म कर लेंगे और सिंथेसिस वाले जो सेगमेंट हैं उस सेगमेंट में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं? दुनिया की जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ें नाउन हैं। तो नाउन के कितने पार्ट थे वो पिछली वाली वीडियो में हमने बता दिया था। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो 5 प्रकार के नाउन के प्रकार थे वो सारे को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। प्रोनाउन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। देखिए, हम इसको जितना हो सकेगा आज शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन मतलब हम समझाते जाएंगे कि क्या चीज़ है। तो नाउन हमने बता दिया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन भी हमने बता दिया कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। अब बताते हैं एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे हम कहें कि नाउन क्या है, तो नाउन हमने कहा कि घर एक नाउन है। लेकिन अगर हम कहें कि बड़ा घर, ओके, तो बड़ा घर हमने शब्द जो यूज किया, तो घर तो हमारा हो गया नाउन, लेकिन घर के आगे हमने लगा दिया बड़ा घर, तो बड़ा शब्द जो हो गया ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है। या हम कहें कि महान लोग, तो लोग तो हो गए हमारे नाउन, ठीक, और महान हो गए, महान शब्द जो हो गया हमारा वो हो गया एडजेक्टिव। ऐसे ही हमारे आसपास ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे हम कहें कि सफ़ेद लाइट, तो लाइट की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? सफ़ेद बता रहा है। वैसे ही ढेर सारे, जैसे हम कहें कि बड़ा तालाब, तो बड़ा शब्द तालाब को दिखा रहा है, मतलब तालाब नाउन को बड़ा शब्द के द्वारा विशेषता, बड़ा शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है उस तालाब की। ओके, तो ऐसे ही दुनिया के ढेर सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बड़ा, छोटा, नाटा, है ना, सफ़ेद, काला, पीला, रंग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ओके, एडजेक्टिव की बात की अगर हम बात करें वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जिस वर्क को करता है, जिस कार्य का करना या होना पाया जाए। अभी ये वाली बात तो अलग हो गई कि कार्य का करना या होना पाया जाए, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी कोई करने वाला, कोई कर्ता, मतलब करने वाला कोई व्यक्ति। जैसे हम कहें कि खेत में मोहन हल जोत रहा है, तो कौन हल जोत रहा है खेत में? कर्ता कौन है? काम को करने वाला कौन है? मोहन। तो कर्ता कौन सा काम कर रहा है? हल जोत रहा है। तो जोतना क्या है? क्रिया होगी। तो मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कर्ता हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना हमारी क्रिया हो गई। क्रिया मतलब कोई काम समझ सकते हो, है ना। जैसे हम कहें कि सोनू खाना बना रहा है, तो सोनू हमारा हो गया कर्ता, और खाना बना रहा है, बनाना क्या हो गई? क्रिया। चलना भी एक क्रिया है, दौड़ना, सोना, है ना, पढ़ना, लिखना, चल वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो वर्ब की कैटेगरी में आती है। उसके बाद आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे अभी हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में पढ़ा था तो एडजेक्टिव कहते थे उसको, लेकिन अब जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे धीरे धीरे बोलो, तो बोलना क्या है? क्रिया है ना। वह धीरे धीरे बोलता है, तो वह करता है, बोलना क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे बोलना, है ना, तो धीरे धीरे जो शब्द है वो हमारा हो गया क्या? एडवर्ब। ओके, धीरे धीरे, तेजी से, ये सारे जो शब्द होते हैं हमारे एडवर्ब होते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। अब आ गए हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन संबंध दिखाता है। किसके बीच में संबंध दिखाता है? दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में आकर के, वैसे दो वाक्यों के बीच में हम नहीं कहते, दो वाक्यों के बीच में हमारा कंजंक्शन आता है। प्रपोजिशन जो होता है वो हमारा दो शब्दों के बीच में आता है। जैसे दो शब्द की बात करें हम कि जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, बिल्ली, टेबल और नीचे, 3 शब्द हैं, है ना। तो हम कहेंगे, देखिए इंग्लिश भाषा में इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। द कैट इज़ अंडर द टेबल। द कैट इज़ अंडर द टेबल। वाक्य को समझने की कोशिश करिए। द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो हम कहते द कैट, फिर उसके बाद टेबल के बीच में कौन सा शब्द है? अंडर। तो ये जो अंडर शब्द है ये दिखा रहा है कैट और टेबल के बीच में रिलेशन, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। ओके, तो दो शब्दों के बीच में आएंगे और आकर के रिलेशन दिखा देंगे। जैसे कैट का टेबल्स के साथ संबंध कौन दिखाया? ओके, अंडर। जैसे हम कहें
जैसे हम कहें घर पर मैं हूँ। अब मैं का संबंध घर से कौन दिखा रहा है, पर शब्द दिखा रहा है ना। घर पर मैं हूँ, अंग्रेजी में इसका यूज ऐसे करते हैं तो समझ में आता है, जैसे आई एम ऑन द हाउस। आई एम मैं हूँ, ऑन द हाउस, हाउस हट गया, आई हट गया, बीच में बचा ऑन, तो ऑन शब्द हाउस का मैं के साथ रिलेशन दिखा रहा है। ओके, ऐसे ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, जेब में पैसे हैं, है ना, वगैरह वगैरह। जैसे खेत में किसान है तो किसान का संबंध खेत से में शब्द दिखा रहा है। तो दो शब्द के बीच में आकर के प्रीपोजिशन जो शब्द होते हैं, ये दोनों शब्दों के बीच में संबंध दिखाता होता है। थोड़ा सा इससे हमें एक वीडियो या 2 वीडियो में समझने की नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हमारे माइंड में याद होता चला जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या काम करता है, तो कंजंक्शन दिखाता क्या है, 2 वाक्यों के बीच में आता है और 2 वाक्यों के बीच में आकर के संबंध जो बनाता है। मतलब जैसे हम कहें, अभी हमने पिछले वाले वीडियो में जब पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें हमने बात करी थी कि कंजंक्शन कौन सा लगता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता था, इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगता था, है ना, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में दैट लगता था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर लगता था, है ना। हाँ, ये सारे सेंटेंस को हमने पढ़ा था। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, इसको हमने तो पढ़ ही लिया है कंजंक्शन के बारे में, तो हम आगे बढ़ते हैं, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, नहीं मैं एक वाक्य दिखा देता हूँ। जैसे हमने कहा यू से दैट आई एम ए डॉक्टर। अब हमने एक वाक्य दिखा, यहाँ लिखा यू से, एक लिखा आई एम ए डॉक्टर। तुम कहते हो मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, 2 वाक्य हो गए। और यहाँ दैट शब्द जो है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो दैट कंजंक्शन हो गया। तो ऐसे ही ढेर सारे जो शब्द होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। वैसे कंजंक्शन ढेर सारे होंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। कई प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, हम आगे कंजंक्शन की और अच्छे तरीके से बातें करेंगे जब और पढ़ेंगे आगे। तो हम उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब किसे कहते हैं, तो ऐसे वाक्य होते हैं जिनके वाक्य में बाद में जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं। नॉर्मली हम ऐसे शब्द की बात करते हैं जिसके बाद में ये वाला चिन्ह आता है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो इस चिन्ह को, ऐसा चिन्ह देखा होगा ना, ऐसा, है ना, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक, ये चिन्ह आता है अगर, तो हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा इंटरजेक्शन शब्द है। जैसे देखा होगा हमने ओ, है ना, जैसे हमने पिछले वाले वीडियोस में देखा था, है ना, कि इंटरेक्ट स्पीच जब कर रहे थे तो अलाज शब्द आता था, ओ शब्द आता है। ऐसे ढेर सारे होते हैं, जैसे कोई नाइस लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं, है ना, आश्चर्य से भर जाते हैं लोग ना, तो कहते हैं गुड, अच्छा, ओ माय गॉड, अल्लाह, सुर्रा वगैरह, ये सारे शब्द जो होते हैं इन सब के पीछे जिसके लगा होता है ये वाला चिन्ह, उसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने धीरे धीरे ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच को ख़त्म भी कर लिया। देखिए अब हम समझते हैं कि हमने पढ़ा क्या। ठीक, ये जो पढ़ा हमने इसका यूज कहाँ है, तो हम एक वाक्य लिखते हैं, हाँ, तो उसमें आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि ये पूरा आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे सी सेड टू मी, ओके, सी सेड टू मी माई ब्रदर इज रीडिंग केयरफुली द नोबल बुक ऑन ग्रेट राइटर। ओके, अब इस पूरे स्पीच में, ये पूरा एक स्पीच हो गया जो कि हमारे मुख से निकलता है। अब इस पूरे स्पीच में हमको समझना है कि इस पार्ट ऑफ स्पीच में से 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे देखिए सी है तो सी हमारा है प्रोनाउन। अब जब सी प्रोनाउन है मतलब सी जब जो शब्द है ये हमारा देखो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाने वाला है। यहाँ कोई नाम तो रखा नहीं है, नाम के स्थान किसी लड़की के नाम के स्थान पर सी रख दिया है। हमने प्रोनाउन को जो पढ़ा था तो अच्छे से समझा था। तो जब सी रख दिया है तो ये प्रोनाउन हमारा हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया सी क्या, तो सी हो गया हमारा प्रोनाउन। सेड कहना, उसने कहा। अब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अभी हमने बताया तो कहना जो है ये क्या है, तो ये हमारी हो गई वर्ब। ओके, यहाँ लिखा है टू मी। अब क्या कह रहा है, यहाँ शब्द है टू, टू क्या कर रहा है, सी का संबंध मी के साथ जोड़ रहा है। ओके, एक शब्द यहाँ हम और लिख सकते हैं, दैट लिख देते हैं। मान लो कि ये दैट शब्द यहाँ पर है। ओके, टू शब्द जो है वो मी का संबंध दिखा रहा है। तो जब ये मी का संबंध टू के साथ सी का संबंध सी शब्द का संबंध मी शब्द के साथ दिखा रहा है, तो ये जब सब दो शब्दों के बीच में आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो ये हमारा हो गया टू शब्द जो है वो प्रीपोजिशन। मी क्या है, तो मी हमारा है
प्रोनाउन अभी हमने बात करी, क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं रखा है। आई का प्रोनाउन, आई जो है उसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, जो केस में हम पढ़ेंगे आगे, अगर आएगा तो हम पढ़ लेंगे कि केसेस क्या चीज़ होते हैं। ओके, तो ये भी हमारा हो गया क्या, प्रोनाउन। यहाँ दैट शब्द क्या कर रहा है, दैट शब्द पूरे वाक्य का इस पूरे वाले वाक्य के जो बाकी बचे हैं उनसे जोड़ रहा है। तो दैट शब्द हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। अभी हमने बताया कंजंक्शन के बारे में कि दो वाक्यों के बीच में आता है। फिर उसके बाद है ब्रदर, तो ब्रदर क्या है, तो ये है हमारा नाउन, भाई जो है वो नाउन ही तो है ना। इज क्या है, तो ये है वर्ब, ये भी है हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये मेन वर्ब है। केयरफुली माने ध्यानपूर्वक पढ़ना, लेकिन ध्यानपूर्वक। तो पढ़ने की विशेषता जो शब्द बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। द क्या है, तो द की बात अभी हमने करी नहीं। द हमारा तो वैसे आर्टिकल है, जो कि 8वें से 9वें नंबर की जो हमारी पाठ्यपुस्तक स्पीच आती है उसमें आता है। देखो अच्छा, आर्टिकल में क्या क्या आता है, तो ए आता है, एन आता है और द, ये 3 शब्दों को हम आर्टिकल से बोलते हैं। ओके, नोबल बुक, नोबल बुक क्या है, ये भी हमारा क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी का नाम दिया गया है। ऑन शब्द क्या है, बुक का संबंध ग्रेट राइटर से दिखा रहा है। तो जब एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। तो ये हमारा है प्रेपोजिशन। और ये ग्रेट राइटर क्या है, ये भी हमारा क्या है, नाउन। मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें आ गया। अगर ओ आता या हुर्रा वगैरह ये सारे शब्द अगर आ जाते इसके अंदर तो हम कह देते हैं कि इसमें इंटरजेक्शन भी है। ओके, तो इस वाक्य में हमने जब हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझ लेंगे कि क्या है, जो मुख से हमारे वाक्य निकलते हैं उसमें जो पार्ट होते हैं जो शब्दों के, वो सारे शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं। दरअसल हमें यही समझना है, एक एक शब्द को समझना ही ग्रामर कहलाता है। ओके, चूँकि हमारा बेसिक है ये। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा सेगमेंट है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। ओके, अब इससे अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इसे रिवाइज करिए, मतलब रिवर्स करके बार बार देखिए 2-3 बार, उसके बाद खुद ही याद हो जाएगा, हमें इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि हमारे सेकेंड चैप्टर का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर। ओके, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस को, ठीक, कोई एक रहेंगे या तो 2 रहेंगे या तो 3 रहेंगे या तो और अधिक होंगे। तो कई सारे एक तो नहीं रह सकता, एक सिंपल सेंटेंस रहेगा। 2 या 2 से अधिक, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 2 से अधिक हो, तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में चेंज करना ही सिंथेसिस कहलाता है। ओके, सिंथेसिस क्या है फिर से बता देते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना या सिंपल सेंटेंस में बदलना सिंथेसिस कहलाता है। अभी ये नहीं समझ में आया होगा, हम एक एक चीज़ की बातें करते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सिंपल सेंटेंस सिंपल सी बात है, जैसे कोई एक वाक्य बोले और उस वाक्य में सिंपल से सेंटेंस हो। देखिए वर्ब हमने पढ़ा होगा, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब, ठीक, तो नहीं पढ़े हो, लेकिन ये भी हमको बात करनी थी लेकिन नहीं की अभी, चलो कोई नहीं। सिंपल सेंटेंस हम समझते हैं, जैसे लिखा है राम टुक दी गन, ये हमारा क्या है, एक एकदम सिंपल सेंटेंस। ओके, ही शॉट दी टाइगर, ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस ही है, एकदम सिंपल सा, मतलब साधारण सा वाक्य है। राम टुक द गन, ही शॉट द टाइगर। ओके, अब ये 2 सिंपल सेंटेंस जो हैं, इस सिंपल सेंटेंस से हमें क्या बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस से हमें बनाना है, देखो सिंपल सेंटेंस को उठा करके हम सिंपल बना देंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बना देंगे, कंपाउंड भी, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। कैसे, एकदम सिंपल सा मैं बना के दिखाता हूँ। इसी वाक्य का बनाते हैं, देखो
सिंपल से सिंपल बनाने के कई सारे रूल हैं, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ इसी कि एक वाक्य बनाना है 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ करके। सिंथेसिस का मतलब यही है, हम पढ़ते क्यों हैं इसको कि बड़े बड़े जो वाक्य होते हैं ना, उन बड़े बड़े वाक्यों को हम छोटे छोटे शब्दों में व्यक्त करना सीखें। देखिए ये जो अंग्रेजी भाषा है हमारी, ये अंग्रेजी भाषा हम सीख रहे हैं, भाषा है हमारी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो मैथ सब्जेक्ट्स हमारे क्लास 12th में होते हैं, ये तो साइंस से रिलेटेड या अन्य से रिलेटेड होते हैं, लेकिन 2 हमारी भाषाएँ होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, तो हमारी ऐसे ही तेज़ हो जाती है क्योंकि हमारी मम्मी पापा को या हमारे परिवार के लोगों को हिंदी अच्छे तरीके से पता है, तो हम उसको सीख लेते हैं। लेकिन इंग्लिश भाषा जो होती है हमारे यहाँ की मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा मेरी मम्मी की भाषा नहीं है। अगर हमारी मम्मी की भाषा अगर होती है इंग्लिश भाषा, तो हम भी इस भाषा को अंग्रेजी में ही सीखते। जैसे अंग्रेज़ों के घरों में जो बच्चे होते हैं वो अंग्रेज काहेली होते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। जैसे आज की जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, नई पीढ़ियों में जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, कह लिए क्योंकि उनके मम्मी पापा भी अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। ओके, तो हम लोग, हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी रही है, इसलिए थोड़ी सी हम लोगों को पढ़ने में समस्या तो होती है, लेकिन ठीक है, हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। हमें तो जानकारी, देखिए अंग्रेजी भाषा जो है हमें इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जो क्लासेस चलेंगी तुम्हारी BSc वगैरह जब करेंगे हम, तो नीट या जेईई जैसी तैयारियां अगर हम करेंगे, जो इंजीनियरिंग में और हमारा जो डॉक्टर या मेडिकल वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाएंगे, तो अंग्रेजी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हिंदी का महत्व है। जैसे हमारी दवाइयाँ जो होती हैं, आज तक दवा जो खाए होंगे, सारी दवाइयों में जो नाम लिखा होता है वो हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में लिखा होता है। रीज़न क्या है कि वो अंग्रेजी दवाइयाँ ही हैं, है ना। तो भारतीय दवाइयाँ तो बनती हैं तो वो भी अंग्रेजी फार्मूला के आधार पर ज़्यादातर बनता है। मेन थिंग तो ये है, भारत में उतनी ज़्यादा रिसर्च तो होती ही नहीं, तो क्या करें, है ना। ठीक, तो इसलिए हमें अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। और हम लोग इतना सिस्टमेटिक तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो व्याकरण है, हमारा जो ग्रामर है, हमारी जो भाषा है अंग्रेजी, वो हम अच्छे तरीके से बोल पाएँ, है ना, अच्छे ढंग से। और हिंदी का भी तो ग्रामर पढ़ते हैं, इतना दिन तो हम ग्रामर पढ़ते हैं, अरे हिंदी पढ़ते तो आ रहे हैं, क्या उसका ग्रामर नहीं पढ़ते क्या, उसकी भी हम तो व्याकरण पढ़ते हैं ना। तो अंग्रेजी हम इसलिए पढ़ते हैं व्याकरण कि हम लोग अच्छे तरीके से लिखना और बोलना सीखें अंग्रेजी भाषा को। ठीक, हाँ, तो आ जाते हैं हम फिर से अपने सेगमेंट पे। सिंपल सेंटेंस हमारे 2 हैं, एक है राम टुक द गन, ही शॉट द टाइगर। अब इस सिंपल सेंटेंस से हमको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब इन दोनों वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य में ऐड कर देना, बना देना है। तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए इसको कई तरीके हैं हमारे बनाने के लिए। देखो इसके रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहेंगे कि एक एक सेंटेंस को, अच्छा ठीक है, इस पर हम अभी जो बात करते हैं, हम एक इसको हटा करके हम ऐसा करते हैं कि सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के जो रूल्स हैं वो रूल्स के बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर कंपाउंड के और फिर कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अभी रुकिए, से हम डिलीट करते हैं, मतलब इरेज करते हैं और फिर से बताते हैं। हाँ, तो देखिए सिंपल सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, पहला हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो इसका सेगमेंट है, हमको 3 सेगमेंट में इस सिंथेसिस को कंप्लीट करना है। मैं चाहूँगा मैं इसे ख़त्म कर दूँगा मैक्सिमम एक ही वीडियो में, या तो हो सकता है इसके एक पार्ट और बनाऊँ जिसमें हम इसको दोनों को कवर करेंगे। आज की वीडियो हम इतना पढ़ लेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना, देखो कि एक ही बड़ा सेगमेंट है, नहीं तो हो सकता है कि इसका कुछ भाग अभी बता देते हैं रूल्स वगैरह, और अगली वाली वीडियो में इसके बारे में हम तीनों को इकट्ठा बात कर लेंगे, है ना, सही रहेगा। देखिए सिंपल सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 3, देखिए नहीं, हमको क्या पढ़ना है, पहला सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 हमारी चीज़ें हैं, इसको हमको याद रखना है कि हमको पढ़ना क्या है इस सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस वाले चैप्टर में। ओके, तो सिंपल सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, हम आज इसी की बातें करेंगे। सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। तो सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पार्टिसिपल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है दूसरा नंबर का जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर मत कहिएगा, नहीं कहिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है, सिंपल सा है
जो कार्य पहले होता होगा वाक्य में, 2 वाक्य होंगे या 3 वाक्य होंगे, उन तीनों वाक्यों में से जो कार्य पहले हुआ होगा उसकी जो मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। जो मेन वर्ब होगी उसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। जैसे ओके, जैसे आई टुक माई मोटर साइकिल, एक वाक्य हो गया। आई टर्न टू लेफ्ट, 2 वाक्य हो गए। आई टुक माई मोटरसाइकिल, आई टर्न टू लेफ्ट, मैंने अपनी मोटरसाइकिल ली, मैं लेफ्ट में मुड़ा, 2 वाक्य हो गए। अब इस वाक्य को ऐसे से बोलो क्या, मैं अपनी मोटरसाइकिल लिया, मैं बाएं ओर मुड़ गया, मैं अपनी मोटरसाइकिल लिया, मैं बाएं ओर मुड़ गया। ये हम बोलेंगे तो ये हमारी ग्रामर अच्छे तरीके से नहीं मानी जाएगी। अगर अच्छी ग्रामर मानना है तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, मैंने अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाएं मुड़ा, या मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर बाएं मुड़ा, ऐसा कह देंगे। तो ये जो वाक्य हमने दोबारा बाद में बोला ये अच्छा लगता है, मतलब इसको कहेंगे कि इसकी ये ग्रामरली हमारा जो है सही है और पहला वाला जो है वो ग्रामरली गलत है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना है सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने में, जब एक काम के होने के जस्ट बाद दूसरा काम हो रहा हो। जैसे आई टुक माई मोटरसाइकिल, एक काम हुआ, आई टर्न टू लेफ्ट, मैं बाईं ओर मुड़ा। अब कह सकते हैं कि एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत ही तो हुआ होगा ना, मोटरसाइकिल ली, बाईं ओर मुड़ा, तो तुरंत काम जब हो रहा है हमारा तो हम कहेंगे कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर लगेगा। अब इसे हमें सिंथेसिस बनाना है, सिंथेसिस करना है, मतलब सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। यही आएगा प्रश्न में भी, 2 वाक्य दिया रहेगा इसी तरह और कहेगा इसे सिंपल सेंटेंस है ये और इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। ओके, तो हम देख लेंगे कि कौन सिंपल कैसा है वाक्य, उसी के आधार पर कर लेंगे। अब देखो पहला वाक्य में है आई टुक माई मोटरसाइकिल, वर्ब है इसकी मेन क्या, टुक। ओके, तो हमने कहा था कि जो पहला काम हुआ हो उसी का वर्ब लगा देना है। देखो तो टुक का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो टेकिंग माई मोटरसाइकिल, टेकिंग माई मोटरसाइकिल कामा लगाइए और उसके बाद दूसरा का वाला वाक्य जो है पूरा यहीं पर उतार दो। जैसे टेकिंग माई मोटरसाइकिल, आई टर्न टू लेफ्ट, खत्म। इस तरीके से हमको करना होता है, मतलब एक वाक्य 2 वाक्य दिए रहेंगे। और यह भी ध्यान रखना है हमें कि प्रेजेंट से प्रेजेंट पार्टिसिपल में का यूज हमें कब करना है, जब दोनों सब्जेक्ट समान हों। ये भी हमें ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट दोनों अगर समान होंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं सब्जेक्ट समान नहीं होंगे तो काम नहीं होंगे। ओके, अब ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना। अगर हम दूसरी बात करें कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करेंगे, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसे ख्याल रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ये बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की कोनो परिभाषा में तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम कहें जैसे हम कहें एक वाक्य कि आई फाउंड माई पर्स। ओके, मतलब ये एक पॉपुलर एग्जाम्पल है कि इसका पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने का, ठीक। और एग्जाम में पूछेगा तो यही वाला पूछेगा, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब एक वाक्य दिया है, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब इसे हमें कैसे चेंज करना है, देखो दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक। आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब इसे हमें क्या करना है, एक सेंटेंस में जोड़ चेंज करना है, वो भी हमारा सिंपल में करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है,
एकदम सिंपल सा, इसको रट्टा मार लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाला जो वाक्य है थोड़ा सा तो हम कहते हैं कि हाँ इस पर दिमाग कब लग पाएगा, जब तुम्हारी ग्रामर खूब अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो जब हम दूसरी बार इसको पढ़ने चलेंगे रिवीजन करते समय, अभी पूरा एक बार हम कंप्लीट करते हैं ग्रामर को, सेकेंड टाइम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आप लोगों की समझ भी विकसित हो जाएगी तब तक भर में। ओके, तो इसको करना कैसे है, तो इसे करना है हमें जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। यहाँ पर जो लॉस्ट शब्द रखा है यही है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट, तो इसका हो गया आई फाउंड माई, और यहाँ पर हमने शब्द क्या लगा दिया, लॉस्ट। बस बाकी ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं, तो हो जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये था हमारा क्या, पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल में। ओके, इसको तो हम मिटा देते हैं यार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी होती है। इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या किया जाएगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमें ध्यान रखना है, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका प्रयोग कब करेंगे हम, देखो इसका प्रयोग कब करते थे, जब एक काम हुआ तुरंत ही दूसरा काम होगा। इसका प्रयोग कब करेंगे, आई थिंक जब एक काम हो जाता है उसके बाद उसका जब परिणाम ही जो आता है उसी के आधार पर किया जाता है। इसकी कोई परिभाषा बनती नहीं, फिर भी हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का कब प्रयोग करते हैं, जब एक काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दूसरा काम होता है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये कहाँ दिखेगा, वाक्य में दिखेगा। जब वाक्य को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तब समझ में आए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, है ना, मतलब हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। जब तक हम लोग हिंदी में निकाल नहीं पाएंगे हम ये कर भी नहीं सकते। फिर से बड़ी समस्या हिंदी निकालना, हाँ निकालना तो पड़ेगा ही, नहीं निकालना आता था सीखो, ट्राई करो, समझने की कोशिश करिए, हो जाएगा, आसान है, कोनो चीज़ कठिन नहीं है। ठीक है, जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दे कंप्लीटेड दियर वर्क, WORK, दे वेंट टू स्कूल। ओके, इस वाक्य की हिंदी निकालते हैं। दे कंप्लीटेड दियर वर्क, उन्होंने कंप्लीट किया अपना काम। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए। देखो लग रहा है ना, दे कंप्लीटेड दियर होमवर्क लगा देते हैं HW, और आसान लगेगा। उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और वे अपना होमवर्क कंप्लीट किए, वे स्कूल गए। एक काम कंप्लीट लग रहा है एक वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में लग रहा है कि एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हुआ है। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे इसका सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे, हम लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने कहा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो कहाँ लगाना है हैविंग पहले, तो हैविंग सबसे शुरुआत में ही लगानी है, हैविंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट का, वैसे ही कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म में है तो कंप्लीटेड रहेगा ही, अगर नहीं होता है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। हैविंग कंप्लीटेड दियर वर्क, हैविंग कंप्लीटेड दियर वर्क नहीं होमवर्क कह सकते हैं, हैविंग कंप्लीटेड दियर होमवर्क, दे वेंट टू स्कूल। अब ये दे वेंट टू स्कूल जो है इसको एज इट इज यहाँ पर हम उतार देते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता है, ये हमें ख्याल रखना है। दे वेंट टू स्कूल, है ना। दूसरे वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना होता, जो भी परिवर्तन करना होता है हमें पहले वाले वाक्य में करना ही, हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। और इसके लिए जो यूज कर रहे हैं हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, पास्ट के बारे में बता दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बता दिया। अब आप लोगों का जो एक मतलब दायित्व है, मतलब जो काम है वो काम ये है कि अपनी बुक उठाइए ग्रामर की, अब बुक उठा करके सिंथेसिस वाला चैप्टर खोलिए, खोलने के बाद उसे एक बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में भी नहीं लिखा है। आराम से उसे पढ़िए। अब हमने एक बार पढ़ा दिया, एक बार स्वयं से पढ़िए, और पढ़ने के बाद बुक उठाइए, पढ़िए, पढ़ने के बाद पीछे लिखा होगा एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज को उठा करके उसको करिए। ये आप लोगों का काम।
अगर ऐसा कर लेते हो तो हम आसानी से जो हमने टारगेट किया है कि हम कंप्लीट कर लेंगे अपना ग्रामर पोर्शन भी, और इंग्लिश का जो रीडिंग और जो हमारा रीडिंग नहीं वैसे टेक्स्ट बुक का जो है प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री, उससे हम कंप्लीट कर लेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर नहीं करते हो, बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हो बगैर मन का, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा ट्राई करिए ना, ऐसा सोचिए ना कि हम लोग हाँ चल रहे हैं, जैसा लगे कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जब टाइम यहाँ पर दे ही रहे हो तो पूरा वीडियो देखा करो। आधा देख करके या तो 2 मिनट देख करके क्यों हटा देते हो वीडियो को। जब देखना ही है तो पूरा देखो, नहीं देखने का मन करता है तो मत देखिए, है ना। पढ़ना है तो पढ़िए, है ना। और हमने कह दिया कि हम कंप्लीट तो इसको करेंगे ना, पूरा तो कंप्लीट करेंगे जब आप लोग इसमें साथ देंगे। तो जितना होमवर्क दिया जा रहा है इसे करके आइए, और अगर कर लेते हो तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है सब लोगों को दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर होमवर्क करने के बाद उसकी फ़ोटो मेरे पास शेयर करिए। मैं चेक करके उसे आपके पास शेयर कर दूंगा कि उसमें क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए ही सही रहेगा। सिंथेसिस का एक सेगमेंट हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारा बचा है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों वाक्य को भी हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमको कुछ पढ़ना भी नहीं है, ओके। दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा कल हमारा, फिर तीसरा चैप्टर आएगा। तो ये आपको करना है मेहनत। अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ओके। धन्यवाद।